हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 की पाठ्यपुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कवर कर रहे हैं। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहां पर हम तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, सेवा सेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। सेवाओं को सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। जनशक्ति सेवा सेक्टर में महत्व नहीं रखती है। सेवा सेक्टर जो है ये तृतीय क्रियाकलापों से संबंधित है, यानी तृतीय क्रियाकलाप में आपकी सेवाएं आ जाती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि इकोनॉमी के टर्म में हमेशा आर्थिक मूल्य वाली चीज़ों को ही शामिल किया जाता है। अब जैसे आपके घर में आपकी माँ या आपकी सिस्टर जो सेवा देती है वो सेवाओं का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, इस वजह से उन्हें सेवा सेक्टर में नहीं काउंट किया जाता है। यानी यहाँ पर केवल वही सेवाएं काउंट होंगी जिनका आर्थिक मूल्य है। तो सभी प्रकार की सेवाएं, जैसे आप शिक्षण यानी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी डॉक्टर से आप अपना इलाज करवाते हैं या किसी वकील से आप कोई विधि सलाह लेते हैं, तो वो सारी क्या है, सेवाएं हैं। और ये विशिष्ट कलाएं होती हैं जो भुगतान के बदले आप प्राप्त करते हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सब विशिष्ट प्रकार की सेवाएं हैं। तो सेवाओं को सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और जो अभ्यास है वो इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है जनशक्ति सेवा सेक्टर में महत्व नहीं रखती है। जनशक्ति जो है यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है ये सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि अधिकांश तृतीय क्रियाकलापों का निष्पादन जो है कुशल श्रमिक, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जनशक्ति का एक अहम रोल है। तो यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का सी, केवल एक और दो। दूसरा प्रश्न है आपका, तृतीय क्रियाकलाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। तृतीय क्रियाकलापों में व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिसका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका यानी कि इसके अंतर्गत जो उत्पादन है उसको परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। देखिए ये उत्पादन के अंतर्गत नहीं आती हैं, बल्कि ये विनिमय के अंतर्गत आती हैं। ये विनिमय के अंतर्गत क्या क्या आता है, विनिमय के अंतर्गत आपका व्यापार आता है, परिवहन आता है और संचार सेवाएं जो हैं वो सभी विनिमय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन के अंतर्गत ये नहीं आती है। यहाँ पर आपका केवल एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक और दो। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय सेक्टर में कार्यरत होते हैं। तृतीय की अपेक्षा द्वितीय क्रियाकलाप कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर अगर बात की गई है विकासशील अर्थव्यवस्था की, तो आप लोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में लोग जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। वहीं जो टर्शियरी सेक्टर है, यानी जो आप जिसको तृतीय क्रियाकलाप के नाम से जानते हैं, उसमें लोगों की संख्या कम होती है। और वहीं अगर विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक जो होते हैं वो तृतीय क्रियाकलापों में लगे होते हैं और उनकी संख्या जो है द्वितीय सेक्टर में और प्राइमरी सेक्टर में कम हो जाती है। देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि विकासशील देशों के पास संसाधनों का अभाव होता है, वहाँ पर निर्धनता होती है और कहीं ना कहीं वहाँ पर लोग जो है उच्च कौशल दक्ष करने में अक्षम होते हैं। उनके पास इतनी रिसोर्स नहीं है, इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अच्छा खासा अनुभव, कुशलताएं अर्जित कर पाएं। यही कारण है कि वो लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टरों में ही संलग्न रह जाते हैं।
वहीं जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो अपने लोगों को मानव संसाधन बनाने के लिए अच्छा खासा खर्च करती हैं, उनकी शिक्षा में निवेश करती हैं, उनके स्वास्थ्य पर खर्च करती हैं, तो वो लोग उच्च कौशल उच्च ज्ञान अर्जित कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तृतीयक सेक्टर में जा पाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर विकासशील देशों में नहीं बल्कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में जो है बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीय क्रियाओं में होते हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। उसी तरह से आपका सेकंड वाला कथन जो है ये भी सही नहीं है। अगर हम टर्शियरी और सेकेंडरी का कंपैरिजन करें तो आपकी तृतीय क्रियाओं में अच्छे खासी विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान की आवश्यकता होती है, वहीं द्वितीय क्रियाकलापों में इनकी अपेक्षा कम ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। तो आपका आंसर होगा तीसरे का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, बुनाई, व्यापार, आखेट। देखिए खेती जो है आप लोग जानते हैं प्राइमरी है, वहीं आपका बुनाई जो है ये आपका सेकेंडरी में आ जाता है। इसके अलावा व्यापार जो है आपका ये टर्शियरी यानी तृतीयक में आ जाता है और आखेट भी आपका क्या है, आखेट आपका प्राइमरी में आ जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा चौथे का सी वाला, यानी व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप है। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? स्वास्थ्य, मछली पकड़ना, संचार, प्रशासन। देखिए जो मछली पकड़ना है या मत्स्य पालन है ये सब आपके प्राइमरी में आ जाते हैं यानी प्राथमिक में आ जाते हैं। बाद बाकी आपके ये तीनों जो है ये आपके टर्शियरी में है। केवल मछली पकड़ना जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का है, वो तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, ग्रामीण विपणन केंद्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियों यानी थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं और ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं। यहाँ व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित होती हैं। देखिए ग्रामीण विपणन केंद्र जो है ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं और ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, यानी यहाँ पर नगरों के समान कुछ कुछ सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए इनको अर्धनगरीय केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। यहाँ पर आपका पहला वाला कथन भी सही है। जो आपके ये क्षेत्र होते हैं यहाँ पर थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होता है। थोक का भी काम होता है, होलसेल का भी होता है और फुटकर रिटेल सेल भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन ये भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है ये आपका गलत है। अगर देखिए बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की तो यहाँ व्यक्तिगत और जो व्यावसायिक सेवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सुविकसित नहीं होती हैं, यानी इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं होती हैं जैसे शहरों में होती हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर कथन सही है, तो आपका सही आंसर है छठवें का डी, केवल 1 और 2। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? आवधिक बाजार नगरीय क्षेत्रों में नियमित रूप से लगाए जाते हैं। नगरीय केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। आवधिक बाजार का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, नगरीय क्षेत्रों के लिए नहीं, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में जो चीज़ों की उपलब्धता होती है वो साल भर रहती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लिए इन्हें साप्ताहिक बाजार पर डिपेंड रहना पड़ता है और वो जो वस्तुएं होती हैं वो उनके डेली के जो भी दुकानें हैं उन पर नहीं मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते हैं, विभिन्न कालिक अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और ये साप्ताहिक पाक्षिक बाजार होते हैं जहाँ परिग्रामीय क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करते हैं। सेकंड वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। नगरीय केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थाओं और व्यावसायिकों की सेवाएं हैं, जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर, ये सब इसमें उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन गलत है, तो आपका आंसर है सातवें का ए, केवल पहला वाला कथन सही नहीं है। आठवां प्रश्न है आपका, फुटकर और थोक व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? फुटकर व्यापार का संबंध उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से है। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्ति घरों द्वारा होता है। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को सामान देते हैं। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। फुटकर व्यापार का संबंध उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से है। फेरी
रेहड़ी वाले, ट्रक, द्वार के द्वार या डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें या फिर इंटरनेट जो है ये फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। सेकंड वाला जो कथन है आपका ये भी सही है। थोक व्यापार का जो गठन है इसमें अनेक बिचौलिए सौदागर होते हैं और या फिर जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, पूर्तिगर जिन्हें कहा जाता है, उनके द्वारा होता है। थोक विक्रेता जो होते हैं प्राय फुटकर भंडारों को सामान देते हैं, यानी जो फुटकर जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर से सामान लेते हैं, तब आपको वो सामान प्रोवाइड करवाते हैं। तो थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर है 8वें का सी, 1 और 2 दोनों। 9वां प्रश्न है आपका, परिवहन उद्योग के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। परिवहन मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एवं संगठित उद्योग है। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए आपका पहला वाला कथन यहाँ पर सही है। परिवहन जो है ये मनुष्य की गतिशीलता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए निर्मित और संगठित उद्योग है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं किसी हॉस्टल में, कोई हॉस्टल है, वहाँ पे 20 बच्चे रह रहे हैं और 20 बच्चों का जो राशन है, 20 बच्चों के लिए राशन आता है वो 1 महीने चल जाता है। ठीक है, 1 महीने इनका राशन चल जाता है, जो राशन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 40 कर दिए जाते हैं, लेकिन राशन जो है वो राशन पहले वाला ही रखा जाता है। तो क्या होगा भाई, राशन पहले 1 महीने चलता था, अब ये राशन मात्र 15 दिन ही चलेगा। तो ये जो इनके बच्चों के मध्य और जो राशन के मध्य संबंध है ये व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे परिवहन की डिमांड भी बढ़ती है और परिवहन के साधनों पर भी दबाव पड़ता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर आपका बी वाला यानी केवल सेकंड वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर है 9वें का बी। 10वां प्रश्न है आपका, परिवहन जाल तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विकसित परिवहन जाल तंत्र में कम योजक होते हैं। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं। 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा वो नोड होता है। तो आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। आपका यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। तीसरा वाला जो कथन है आपका गलत है। देखिए एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, ना कि कम योजक। यानी एक विकसित जो जाल तंत्र है उसमें कम योजक नहीं होते हैं, बल्कि उसमें अनेक योजक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल 1 और 2 कथन सही है। आपका सही आंसर है 10 का ए, केवल 1 और 2। 11वां प्रश्न है आपका, संचार सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ ने संचार को परिवहन से जोड़ दिया। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। रेडियो और दूरदर्शन समाचारों, चित्रों और दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। देखिए आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की। आपका पहला वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है आपका गलत है। देखिए मोबाइल, दूरभाष और उपग्रह जैसे जो संचार के साधन आए, इन्होंने जो संचार है इसको परिवहन से मुक्त कर दिया। यानी पहले के समय में जो संचार था वो परिवहन पर डिपेंड था, परिवहन के जो भी साधन है उन पर डिपेंड था। लेकिन जैसे ही जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन आया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन आया है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंसी थी किस पर, आपकी जो परिवहन के साधनों पर डिपेंडेंसी थी। आपको याद होगा पहले के समय में जो डाक भेजी जाती थी वो वायुयान से डाक भेजी जाती थी या फिर बाई ट्रेन डाक जाती थी, रोड से डाक जाती थी। तो वो प्रक्रिया यहाँ पर आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। तो आज के समय में संचार जो सेवाएं हैं वो परिवहन से बंधी हुई नहीं है। समझ रहे हैं आप, कुछ कुछ सेवाएं तो हैं परिवहन से बंधी हुई हैं, लेकिन सारी की सारी सेवाएं आज परिवहन पर डिपेंड नहीं है। यानी मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों ने
कुछ ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया। तो आपका बी वाला कथन जो है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जोड़ दिया, जोड़ा नहीं है बल्कि इनसे मुक्त कर दिया है। तीसरा वाला कथन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। दूरसंचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। रेडियो और दूरदर्शन जो है इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। उसके कहने का रीजन ये है क्योंकि ये विस्तृत क्षेत्र में यानी पूरे विश्व में जो बहुत बड़ा श्रोता वर्ग है उन तक प्रसारण करते हैं, इसलिए इनको जनसंचार के माध्यम बोला गया है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका केवल बी वाला कथन गलत है, तो आंसर है आपका 11 का बी वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं में से किसका संबंध उच्च स्तरीय मानसिक श्रम से नहीं है? अध्यापक, वकील, चिकित्सक, माली। देखिए अध्यापक, वकील, चिकित्सक ये तीनों उच्च स्तरीय मानसिक श्रम से संबंधित हैं। माली जो है इसका संबंध मानसिक श्रम से ज्यादा किससे है? शारीरिक श्रम से है। माली हुआ, धोबी हुआ, नाई हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, मानसिक श्रम उतना ज्यादा नहीं करते हैं। बाद बाकी आपके अध्यापक, वकील, चिकित्सक जो हैं ये उच्च स्तरीय मानसिक श्रम से संबंधित है। तो यहां पर आपका डी वाला जो है मानसिक श्रम से संबंधित नहीं है। आपका सही आंसर है 12 का डी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा या कौन से कारक पर्यटन आकर्षण के लिए उत्तरदायी है या हैं? भूदृश्य, जलवायु, इतिहास एवं कला, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं। जैसे कई लोगों को पर्वत, झीलें या समुद्री तट जैसे भूदृश्य पसंद होते हैं, तो ये भूदृश्य भी एक कारक है। जलवायु, अब देखिए आपने देखा होगा कुछ लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं तो कुछ लोग गर्म इलाकों में रहते हैं। तो गर्म इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में कभी कोई इच्छा आती है कि हम लोग पहाड़ी इलाकों में चल के जो ठंडा मौसम है उसका आनंद लें। जैसे कई लोग शिमला जाते हैं, जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं, और वहीं जम्मू कश्मीर या हिमाचल के लोग, उनके मन में भी इच्छा आती है कि हम लोग भी समुद्र के किनारे चलकर धूपदार मौसम का आनंद लें। तो जलवायु भी एक कारक है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्राचीन और सुंदर नगरों में या पुरातत्व के स्थानों में इंटरेस्ट होता है, इस वजह से वो लोग पर्यटन करते हैं। तो इतिहास और कला भी एक फैक्टर है। जैसे मेरा इंटरेस्ट इतिहास और कला में ज़्यादा है, मुझे ऐसे स्थान देखना पसंद है जो ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से अच्छे खासे हों, तो मैं उन्हें देखने जाता हूँ। इसके अलावा संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कई लोग ऐसे होते हैं जो मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वाले पर्यटन का लाभ उठाते हैं। जैसे कई लोग पूर्वोत्तर के जो रीति रिवाज हैं उनको देखने जाते हैं, या जो जनजातीय रीति रिवाज हैं उनको देखने जाते हैं, जनजातीय नृत्य या कला देखने जाते हैं। तो संस्कृति और अर्थव्यवस्था ये भी एक कारक है। तो यहाँ पर ये सभी कारक उत्तरदायी हैं। तो आपका सही आंसर है 13 का सी, 1, 2, 3 और 4। 14वां प्रश्न है आपका, स्टेइंग इन होम्स, घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कूर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? कर्नाटक, गोवा, केरल, राजस्थान। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होटल में या मोटल में या फिर लॉज वगैरह में रुकना पसंद नहीं करते हैं। वो कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो उनकी कोशिश ये रहती है कि वो स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर उन स्थानीय लोगों के रीति रिवाजों को, उनके खान पान को, उसका भी आनंद ले पाएं, यानी उनको जान पाएं। तो इस वजह से वो लोग स्थानीय लोगों के घरों में रुकने का प्रयास करते हैं। तो आजकल क्या है, जिन स्थानों पर पर्यटक वगैरह आते हैं वहां पर स्थानीय लोगों ने उनके लिए ये सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं, यानी उन लोगों को वो घरों में रोकते हैं और उसके बदले में वो कुछ चार्जेस लेते हैं। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं इनको गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेरे और कूर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का ए वाला। 15वां प्रश्न है आपका, रेडियो और दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। रेडियो और दूरदर्शन जो है संचार के साधन है और संचार के साधन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी वाला। 16वां प्रश्न है आपका, चिकित्सा पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ हम जोड़ देते हैं तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। और आपने देखा होगा वर्तमान में भारत जो है चिकित्सा पर्यटन के मामले में आगे बढ़ता जा रहा है। इसका रीजन ये है कि भारत में विश्व स्तरीय सेवाएं मिल रही हैं। भारत में कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स या मेडिकल संस्थान हैं जो विश्व स्तरीय सेवाएं भी देते हैं और उनकी सेवाओं की जो कीमत है वो विकसित देशों की सेवाओं की कीमत में काफ़ी कम हुई है।
तो इस वजह से आपने देखा होगा अमेरिका, ब्रिटेन या डेवलप्ड कंट्री के जो लोग हैं, गरीब कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी उस देश के अकॉर्डिंग गरीब हैं, हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग गरीब नहीं है। मान लीजिए अमेरिका में रहने वाला कोई दंपति है तो वो अमेरिका के अकॉर्डिंग गरीब है, लेकिन भारत के अकॉर्डिंग गरीब नहीं है वो। तो वो क्या करेंगे, अपने देश की सेवाएं ना लेकर भारत में सेवाएं लेने आ जाएंगे, भारत में अपने इलाज करवाने आ जाएंगे। तो इस तरह की जो गतिविधियां होती हैं उन्हें चिकित्सा पर्यटन के दायरे में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी सही है। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। आपकी किताब में ही एक आंकड़ा है, उस आंकड़े में बताया गया है कि 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या 2005 में आई है, और अभी तो आपका वर्तमान में कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो आपका सही आंसर है 16 का सी, 1 और 2 दोनों। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? सूचना का संग्रहण, मुद्रण मीडिया, इंटरनेट, मौद्रिक बैंकिंग। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलापों में आपका सूचना संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन अथवा सूचना का उत्पादन आता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 17 का ए वाला। 18वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंदर उच्च स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल हैं? तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। देखिए, जो आपके पंचम क्रियाकलाप होते हैं इसमें उच्च स्तर के निर्णय लिए जाते हैं और नीतियों का निर्माण किया जाता है। जैसे किसी कंपनी का सीईओ, तो सीईओ का जो लेवल है वो पंचम क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 18 का डी वाला। 19वां प्रश्न है आपका, बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? बाह्य स्रोतन दक्षता को घटाता है, लागत को बढ़ाता है। कई कर विनिर्माण और अभियांत्रिकी का भी बाह्य स्रोतन किया जाता है। बाह्य स्रोतन से संबंधित देश, जिस देश में बाह्य स्रोतन हो रहा है, इससे उत्प्रवास कम किया जा सकता है। केपीओ में बीपीओ की अपेक्षा अधिक दक्ष कर्मी की आवश्यकता होती है। बाह्य स्रोतन उन देशों में आ रहा है जहां सस्ता और कुशल श्रम उपलब्ध है। यही कारण है कि बाह्य स्रोतन से कार्य की जो दक्षता है वो घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है, और वहीं जो लागत होती है इससे घट जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कई कर विनिर्माण और अभियांत्रिकी का भी बाह्य स्रोतन किया जाता है, यानी अन्य देशों में आउटसोर्सिंग की वजह से इन सेक्टर में भी मदद ली जाती है। बाह्य स्रोतन से संबंधित देश से उत्प्रवास कम किया जा सकता है। जैसे ऐसे कई देश हैं जहां से लोग काम की तलाश में दूसरे देशों में जाते हैं। जब उन देशों में आउटसोर्सिंग की सर्विसेज के सेंटर खोले जाते हैं तो उनसे क्या होता है, इन देशों के लोगों को रोजगार मिलता है। तो ऐसे करके वहां से उत्प्रवास में कमी आ जाती है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। केपीओ का मतलब है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी केपीओ का जो मतलब है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जैसा कि आप केपीओ में नॉलेज लगाए, और नॉलेज का मतलब क्या है, ये चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। यानी केपीओ ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन उद्योग, सूचना प्रेरित ज्ञान का बाह्य स्रोतन है, और यह कंपनियों को अतिरिक्त व्यवसायिक अवसरों को उत्पन्न करने में सहायक बनाता है। इसके अंतर्गत ई लर्निंग, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर आते हैं। केपीओ बीपीओ का ही एक उपवर्ग है। दोनों ही किसी संगठन की व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित हैं, किंतु केपीओ के अंतर्गत मूल प्रकार जो हैं वो आते हैं जो मात्र कंपनी को अधिक लाभ पहुंचाते हैं। इसमें अधिक दक्ष कर्मियों की आवश्यकता होती है, जबकि बीपीओ में बहुत कुशल कर्मियों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी यहां पर चौथा वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। केपीओ में बीपीओ की अपेक्षा अधिक दक्ष कर्मी की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आपका केवल 2, 3 और 4 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 19 का सी, केवल 2, 3 और 4। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक से अधिक कर्मी ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलापों का बाह्य स्रोतन नहीं किया जा सकता है। बाह्य स्रोतन सिर्फ द्वितीय क्रियाकलापों का ही किया जा सकता है। ज्ञान का संबंध चतुर्थ क्रियाकलाप से है, और वर्तमान में आर्थिक विकास के साथ साथ चतुर्थ और तृतीयक सेक्टर के क्रियाकलाप बड़ी तेजी से प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों का स्थान ले रहे हैं। यही कारण है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अधिक से अधिक लोग ज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो आपका पहला वाला कथन यहां पर सही है। सेकंड वाला कथन जो है सही नहीं है। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप जो है ये बाह्य स्रोतन के जरिए किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सेवाएं जो हैं संसाधनों से बंधी हुई नहीं है, पर्यावरण से प्रभावित नहीं है, और अनिवार्य रूप से बाजार के द्वारा स्थानीयकृत नहीं है। तो इस वजह से इनका बाह्य स्रोतन किया जा सकता है, ना कि नहीं किया जा सकता।
तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है ये भी गलत है। प्राथमिक क्रियाकलापों का बाह्य स्रोतन नहीं किया जाता है, जबकि द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलापों का किया जा सकता है। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, केवल 2 और 3 सही नहीं है। तो आपका सही आंसर है 20 का बी, केवल 2 और 3। 21वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? प्राथमिक, द्वितीयक, पर्यटन, सेवा। देखिए इन महानगरों में सेवा सेक्टर का बोलबाला ज्यादा है, सेवा सेक्टर में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 21 का घ वाला। 22वां प्रश्न है आपका, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप। देखिए वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्वेषण या वैज्ञानिक खोजें वगैरह इसमें आ जाती हैं, इस वजह से ये चतुर्थ क्रियाकलाप में रखे गए हैं। यानी यहाँ पर आपका सही आंसर है 22 का ग वाला। 23वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, वस्तुओं का मुद्रण। देखिए संगणक विनिर्माण का मतलब क्या है? जो संगणक का मतलब अंग्रेजी होती है कंप्यूटर, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग। तो कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकंड में आ जाती है, यानी द्वितीय क्षेत्र में आ जाती है, तो ये तो नहीं होगा। विश्वविद्यालय अध्यापन जो है यहाँ पर उच्च लेवल के ज्ञान की, कौशल की और अच्छे खासे अन्वेषण की जरूरत पड़ती है, उसी आधार पर तो आप विश्वविद्यालय अध्यापन करवा सकते हैं, तो ये चतुर्थ सेक्टर में आ जाएगा। कागज और कच्ची लुगदी वाला ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा, पुस्तकों का मुद्रण ये भी सेकेंडरी में आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो है ये चतुर्थ क्रिया सेक्टर में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 23 का ख वाला। 24वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है। बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वालों में असंतोष पाया जाता है। देखिए आपका काबाला बिल्कुल सही है। बाह्य स्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। उसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था। भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, यहाँ पर 1/3 से ज़्यादा जनसंख्या अंग्रेजी बोलने में निपुण है, तो अमेरिका की कंपनियां या ब्रिटेन या यूरोप की जो कंपनियां हैं वो भारत जैसे देशों में अपने बीपीओ सेंटर खुलवा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ता श्रम उपलब्ध हो जाता है और अच्छी खासी एफिशिएंसी के साथ वर्क भी हो जाता है। तो ये दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों की इसके लिए भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है, तो यहाँ पर आपका खवाला भी सही है। अब देखिए ध्यान देना, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर है। अभी मैंने आपको बीपीओज और केपीओज की फुल फॉर्म बताई थी। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लिए उच्च ज्ञान, उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, जबकि बीपीओ के लिए उतना उच्च लेवल का ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है केपीओ की तुलना में बीपीओ में लोग ज्यादा मात्रा में कार्य कर रहे होते हैं। तो बीपीओ के पास केपीओ की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, तो ये गा वाला यहाँ पर सही है। घा वाला जो है गलत है। कामों के बाह्य स्रोतन करने वाले देश हैं, यहाँ काम की तलाश करने वालों में असंतोष नहीं बल्कि संतोष पाया जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर जो काम करने का जो वर्क प्लेस वगैरह होता है या सैलरी वगैरह होती है वो बहुत अच्छी होती है। भाई कोई भी व्यक्ति बिना पसीना बहाए एसी में बैठकर पैसा कमा रहा है तो उससे बढ़िया क्या होगा? भाई उसे कोई भारी काम तो करना नहीं पड़ रहा है, ऑफिस में बैठकर पूरा इन्वायरमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि बाहर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए या फोन पर आपको किसी दूसरे देश में जाकर बैठे व्यक्ति को सलाह देनी होती है, किसी दूसरे देश में बैठे व्यक्ति की मदद करनी होती है। तो ऐसे काम के लिए असंतोष होने का मतलब ही नहीं बनता है, यानी यहाँ पर संतोष पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 24 वाला जो है ये गलत है, 24 का घा वाला गलत है, तो आपका सही आंसर है 24 का घा वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपके मन में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।